जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। कुरानिक वेलफेयर सोसाइटी के इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट एंड अप्लाइड ग्रोथ के इदारे में आप सबको खुश आमदीद। हमारा आज का सेशन सेहत के हवाले से है, जिसमें हमें लास्ट टाइम भी हमने डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब को दावत दी थी, जो नेचुरोपैथी से इलाज करते हैं। कुदरत ने जो निज़ाम बनाया है कुदरती गज़ा के साथ और इन सब चीज़ों के साथ जो कि आप अल्लाह ताला ने हमारे लिए कुदरती तौर पर पैदा की हैं, तो उनसे हम किस तरह से अपने आप को सेहतमंद रख सकते हैं और हमारा दवाइयों पर इन्हिसार कम से कम हो जाए या बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और साथ ही अगर कोई बीमारी हो तो उसका इलाज किस तरह किया जाए कुदरती ग़िज़ा के साथ और कुदरती तरीक़ों के साथ। तो इन सब चीज़ों के बारे में उनका सेशन था लास्ट टाइम। आज डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं और वो हमें ज़्यादा तफसील से बताएंगे कि जो तीन सिचुएशंस होती हैं कि आपने अपनी सेहत को, अपने आप को कैसे तंदुरुस्त रखना है, सेहत को बरकरार रखना है, तो उसके लिए भी एक डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। फिर अगर बीमारी आ जाए तो उसमें फौरी तौर पर अपने आप को चेंज लाना होता है, ताकि अपना लाइफस्टाइल या खाने पीने के अंदर के बदलाव के साथ आप उसको अंडर चेक रख सकें। और अगर बीमारी ज़्यादा बढ़ जाती है तो उस सूरत हाल में किस तरह से उसको हैंडल करना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में डॉक्टर साहब हमारे साथ अपने इल्म में से शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम डॉक्टर साहब, अस्सलाम। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। जी आपका शुक्रिया। जी, कैसी तबीयत है आ- आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा ही एहसान। आप उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। जी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का जी। जी जी डॉक्टर साहब, आप ने लास्ट टाइम जी एक्सप्लेन किया था, थोड़ा सा अभी हमें और तफसील से बताइएगा, जो आपने अपने रेफरेंस से भी, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी चीज़ें सीखी हैं और जो आपने रिसर्च की है, प्लीज़। शुक्रिया। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आमना बहन। मेरी आवाज़ ठीक आ रही है आपको? जी बिल्कुल ठीक है जी। ओके। तो गुजारिश ये है कि लास्ट टाइम भी इस मौजू को हमने टच किया था कि बगैर दवाओं के आप किस तरीके से अपने आप को ठीक और तंदुरुस्त रख सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी जो एविडेंस होती है वो बंदे की ज़ात की होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि हजार दलीलें जो हैं वो एक तरफ रह जाती हैं आपके अमल के सामने। अगर आप 5 साल पहले की मेरी कैफियत देखें तो शायद आप यकीन ना करें। मेरी अगर कोई अ, तस्वीर मुझे मिली तो मैं इंशाल्लाह मैं सब दोस्तों के साथ शेयर करूंगा कि 5 साल पहले मेरी कैफियत क्या थी और आज अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी अर्ज किया था कि मैं 63 का हूँ और अल्लाह के फजल से मैं अपनी उम्र के हिसाब से समझता हूँ कि मैं लगभग 20 साल पीछे जा चुका हूँ। तो इससे बड़ी कोई एविडेंस नहीं हो सकती। गुफ्तगू बराए गुफ्तगू तो ये होती है कि आपने एक बात की तो दूसरे निकालो जी, ये कैसे हो सकता है, ये फलां चीज ऐसे कर देंगे तो फलां चीज ऐसे हो जाएगी। अभी जैसे भाई फरमा रहे थे कि उनको शुगर की वजह से उनके हाथ या पांव वगैरह सुन्न होना शुरू हो गए हैं। तो ये जाहिर है कि ये कंडीशंस होती हैं और बड़ी आम है। तो मैं सबसे पहले अपनी जो बात मैंने पिछली दफा अधूरी की थी वो थोड़ी सी मैं मजीद उसको आगे लेके चलता हूँ, ताकि बाकी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सबक हो जाएगा इंशाल्लाह कि अगर मैं ठीक हो सकता हूँ, मैंने अपने आप को नेचुरोपैथी से जोड़ के, कुदरती तरीका इलाज से जोड़ के, तो मैंने ये फवायद लिए हैं, तो बाकी लोग क्यों नहीं। तो इंशाल्लाह बाकी लोग भी ठीक हो सकते हैं। तो इसी हवाले से जब मैं मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस हुआ तो मेरी कैफियत ये होती थी कि मेरे स्टूल पास करने का जो कंट्रोल इंसान के पास होता है वो खत्म हो गया था। और जैसे ही स्टूल पास होने की हाजत होती थी तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाता था और मुझे कपड़े मेरे खराब हो जाते थे और ब्लीडिंग इस कदर होती थी ये जो बयान से बाहर है। तो एलोपैथिक तरीका इलाज अपनी जगह पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बड़ी अच्छे तरीके से समझाया कि इसका इलाज कोई नहीं है। तो आपको 3 तरह की दवाएं दी जाएंगी। एक एशाकोल दवाई है, एक स्लेजोपायरिन
और एक बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का स्टीरॉइड है डेल्टा कॉर्टर। जो लोग जानते हैं वो इसको बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। तो डेल्टा कॉर्टल के दरमियान जब मैं इस्तेमाल करता था तो साथ साथ मेरे हर हफ्ते टेस्ट होता था कि वो स्टीरॉइड मेरी बॉडी के अंदर क्या क्या कुछ गुल खिला रहा है। और 9 गोलियां मैं डेली इस्तेमाल करता था। उसका तरीकाकार ये होता है कि ग्रेजुअली वो बढ़ाते हैं और ग्रेजुअली उसको कम करते हैं। तो 9 गोलियां डेल्टा कॉर्टल की और बाकी जो भी सुजेस्ट होता था किया हुआ डॉक्टर की तरफ से, और ये पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स में से एक है, मैं नाम नहीं लेता, अल्लाह ताला उनको बरकत दे। उन्होंने बड़ी मोहब्बत से मुझे डील किया और बड़े प्यार से उन्होंने मेरा इलाज किया। लेकिन उनके पास जो कुछ था उन्होंने वही देना था। तो फिर मेरा तारुफ और फिर डेल्टा कॉर्टल की 9 गोलियों में से अगर एक गोली भी कम हो जाती थी तो मेरे ब्लीडिंग शुरू हो जाती थी। ये कैफियत थी मेरी। तो मुझे कुछ दोस्तों ने जिक्र किया कि इलाज बिल ग़िज़ा, जो कि हकीम साबर मुल्तानी अलैहि रहमत का मुतारफ करदा है, उनके एक माहिर हकीम सिद्दीक शहीन साहब अलैहि रहमा, उनका इंतकाल हो चुका है, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। बहुत बड़े लोग थे वो। तो मैं जब उनके पास गया तो उन्होंने मुझे जो सुजेशन दी, आप यकीन करें कि मैंने डेल्टा कॉर्टल की 9 गोलियां और बाकी सारी की सारी दवाएं एकदम छोड़ी, और मुझे एक कतरा भी खून का नहीं आया। जो उन्होंने ग़िज़ा सिर्फ मेरी तब्दील की। और मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा, बहरहाल, एक इनकलाब था कि ये कैसे मुमकिन है कि एक तरफ तो आप एक गोली भी छोड़ें तो ब्लीडिंग शुरू हो जाए, और दूसरी तरफ आपने सारी की सारी गोलियां छोड़ दी और सिर्फ ग़िज़ा के साथ इसे कंट्रोल किया और आप बिल्कुल ठीक हो गए। तो मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा, कह लें कि ये तोहफा था अल्लाह की तरफ से। तो मैंने फिर इस तरीका इलाज को, जैसे लास्ट टाइम मैंने अर्ज किया कि मैंने सीखा, और फिर मैंने अपने मरीजों पे भी इसको इस्तेमाल किया, और ग्रेजुअली मैं नेचुरोपैथी की तरफ आया। नेचुरोपैथी में अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल कोई दवाई नहीं है। इलाज बिल ग़िज़ा में तो दवाइयाँ हैं, लेकिन मैंने आपको अर्ज किया था कि मैं उसकी प्रैक्टिस नहीं करता क्योंकि मैं उसका माहिर नहीं हूँ। होम्योपैथिक दवाई अगर ज़रूरत पड़े तो मैं इस्तेमाल करता हूँ, और नेचुरोपैथी को मैंने फिर 3-4 साल मैंने इस पे टाइम लगाया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब तक जिस नतीजे पे पहुंचा हूँ वो ये है कि अगर आप नेचुरोपैथी के जो नोबेल प्राइज विनिंग साइंसेज हैं वो अडॉप्ट करते हैं तो बड़ी तेजी से अल्लाह ताला के फजल से इसमें शिफा होती है। उसके लिए मैं थोड़ी सी वजाहत करूंगा कि 3 तरह के लोग प्रैक्टिस में हमें मिलते हैं। कुछ लोगों की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी सेहत को मेंटेन रखना चाहते हैं। कुछ लोग हल्के फुल्के बीमार होते हैं, कोई थोड़ी बहुत दवाई ली या हल्की फुल्की कोई एहतियात की तो वो ठीक हो गए। लेकिन कुछ लोग शदीद बीमार होते हैं। अब जैसे अभी शुगर की ही बात करें तो शुगर में मैंने बड़े कीमती लोग खोए हैं। मुझसे बड़े भाई, जिनकी उम्र उस वक़्त 52 साल थी, और पहले वो तकरीबन 15 से 20 साल पहले वो गोलियां खाते रहे। उसके बाद उनको इंसुलिन पे लाया गया, और इंसुलिन के दौरान ही उनको बताया गया कि आपके गुर्दे फेल हो गए। और ये जो लोग जानते हैं, अल्लाह माफ करे किसी के साथ भी ऐसा मामला ना हो। तो ये शुगर के मरीज की स्टोरी यही है। दवाएं बदलती रहती हैं, इंसुलिन की मिकदार बदलती रहती है, उसके ब्रांड बदलते रहते हैं, और कभी यूनिट इतने लगा लें कभी इतने लगा लें, और फिर अचानक बताया जाता है जी कि आपके तो गुर्दे फेल हो गए, तो अब आप डायलिसिस पे जाएं। इसके अलावा उससे पहले ही कई लोगों को ब्लड प्रेशर का भी मसला शुरू हो जाता है, दिल के मसाइल आ जाते हैं, जिगर के मसाइल आ जाते हैं, और बाज को अल्लाह ना करे कि गैंग्रीन का मसला हो जाता है, किसी के हाथ कटते हैं। मेरे ससुर, अल्लाह ताला गरी की रहमत करे, मैंने अर्ज किया ना कि मैंने शुगर की वजह से बड़ी कीमती लोगों को मैंने खोया है।
और इसी तरह मेरे बड़े प्यारे दोस्त थे कि मेरे दोस्त भी, मेरे कज़न भी, मेरे भाई भी, और मैं समझता हूँ कि वो मेरी ज़िंदगी के एक इंतहाई कीमती लोगों में से थे, इलियास चीमा साहब। उनकी डेथ भी गुर्दे फेल होने से हुई। तो मेरे लिए ये बहुत कह लें कि तकलीफ दे यादें हैं उन लोगों की। तो आज जब मुझे पता चलता है कि मैं शुगर का इलाज भी खुद कर सकता हूँ, मैं लोगों के डायलिसिस भी छुड़वा सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो मुझे वो लोग याद आते हैं। और मेरे अंदर का जो कर्ब है वो किस कदर बढ़ जाता होगा, ये सिर्फ मैं ही महसूस कर सकता हूँ। तो इसलिए मैंने जब इस तरीका इलाज को सुना, पढ़ा, मुशाहिदा किया, तजर्बा किया, तो मैंने फिर इसको मिशन बनाया कि मैं जहां तक हो सकेगा, जैसे भी हो सकेगा, मैं लोगों को बताऊंगा। करना ना करना उनकी अपनी मर्जी है। तो इलाज जो नेचुरोपैथी का है, इसमें हकीम साबर मुल्तानी साहब का नाम मैंने लिया, तो एक और नाम जो मेरे उस्ताद हैं डॉक्टर BRC, ये इंडिया से इनका ताल्लुक है, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी। इनके लिए भी हर वक्त मेरे लब जो हैं वो उनकी तारीफ में थकते नहीं हैं कि मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। और अल्लाह ताला ने उनके लिए ये राह इतनी आसान की है कि सारी दुनिया में उनका नाम है इस वक्त। तो उन्होंने जो डाइट प्लान मुतारफ करवाया है, उस पर बहुत रिसर्च हो रही है, दुनिया में अब भी हो रही है। और वो इस कदर कामयाब है अल्हम्दुलिल्लाह कि शुगर के मरीज जो हैं वो 2 से 3 दिन में, जैसा कि आप हमारे जो भाई मोहतरम उस्ताद जुबैर शबीर साहब, उनके बारे में आप लोग जानते हैं कि उनकी शुगर जब वो मेरे से उन्होंने रब्ता किया तो 588 थी, और उसके बाद चंद दिन में ही वो नॉर्मल पे आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके अलावा भी बेशुमार केसेस हैं, बल्कि एक बड़ा दिलचस्प वाकया है कि जो इसमें हमारी लोगों की साइकी को भी जरा थोड़ा सा सामने लेके आती है कि जब पहली दफा मैंने इस तरीका इलाज को समझने और परखने के बाद तजुर्बे के तौर पे लोगों से जिक्र किया, तो किसी ने भी आमादगी का इजहार नहीं किया कि भी ये एक नया तरीका है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे मरीज को नुकसान हो जाए, क्योंकि इसमें मीठे फल को लाजमी रिकमेंड किया जाता है शुगर के मरीज को, खास तौर पे आम को। ये बताया गया है कि ये आम जो है, ये शुगर के मरीज के लिए बेहतरीन चीज है। जबकि आप जानते हैं कि भी डॉक्टर तो मना करते हैं। अब थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया है, लेकिन उसकी भी जरा महदूद इजाजत होती है। तो मेरे एक शागिर्द हैं जो कि मेरी कुरान क्लास में आया करते थे, बल्कि अब भी मेरे राब्ते में हैं, एहसन साहब। तो वो लाहौर से उनका ताल्लुक है, तो उनके साथ जिक्र हुआ कि इस तरीके से नेचुरोपैथी से शुगर जो है बड़ी तेजी से ठीक हो सकती है और इंसुलिन से, दवाओं से जान छूट सकती है। तो उन्होंने कहा सर मेरी वालदा को शुगर है, तो अगर आप चाहें, तो मैं तो अपने पहले पेशेंट की तलाश में था, आजमा तो मैं चुका था अपने तौर पे, लेकिन बाकायदा एक कह लें कि एक पेशेंट के तौर पे किसी को लेना, तो वो मेरे लिए मुश्किल हो रही थी। तो उन्होंने कहा जी नहीं, मुझे आप पे पूरा एतमाद है, तो आप मेरी वालदा का इलाज करें। उनकी वालदा को 7 साल से शुगर थी और 40 यूनिट इंसुलिन के वो डेली ले रही थी। मैंने उनका मुआयना किया, उनका हिस्ट्री ली, तो मुझे समझ आई कि जिस तरह पाकिस्तान की अक्सरियत लोगों को शुगर नहीं है, वो सिर्फ गलत टाइमिंग और गलत ग़िज़ा की वजह से उनकी शुगर हाई हो जाती है। तो उनका जब इलाज शुरू किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन ही उनकी शुगर जो थी वो नॉर्मल हो गई, और पहले दिन ही उनकी दवाई और इंसुलिन भी खत्म हो गई। और आज इस बात को लगभग 3.5 या 4 साल गुजर चुके हैं। तो मेरे वो राब्ते में रहते हैं, मुझसे बातचीत होती रहती है, और लोगों के हवाले से भी, क्योंकि वो भी तिब से ही वाबस्ता हैं। अभी तिबिया कॉलेज से उन्होंने अपना कोर्स किया है। तो आज तक उनकी वालदा बगैर इंसुलिन के बिल्कुल हेल्दी लाइफ गुजार रही हैं, और तंदुरुस्त हैं, पहले से एक्टिव हैं, सेहतमंद हैं, 60 के करीब उनकी गालबन उम्र है।
लेकिन इसमें जो दिलचस्प बात यह है कि उनकी फैमिली में आज भी लोग उसे कहते हैं कि तू अपनी मां नू मरवा देगा। यानी एक अरसा गुजर चुका है कि वो सेहतमंद और लाइफ बिल्कुल बगैर इंसुलिन के और दवाओं के वक्त गुजार रही हैं और नॉर्मल लाइफ अपनी गुजार रही हैं। लेकिन कहने वाले उसे अब भी यही कहते हैं कि तेरी माँ जड़ी है ना, वो अब पता नहीं क्या हो जाएगा। तो एक ये हमारे यहाँ का प्रॉब्लम तो है कि लोग जानते बूझते हुए भी बात चीजों को इग्नोर करते हैं। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि इस तरीके इलाज में सबसे जो पहला है कि वो किस तरीके से, अगर एक बंदा सेहतमंद है तो वो किस तरीके से अपने आप को सेहतमंद रख सकता है। तो लास्ट टाइम भी मैंने अर्ज किया था कि सर्केडियन क्लॉक इसमें मुतारफ करवाया जाता है कि जिसमें लबलबा जो है वो सुबह 8 बजे ऑन हो जाता है और रात को 8 बजे ऑफ हो जाता है। जो भी लोग चाहते हैं कि वो सेहतमंद जिंदगी गुजारे, उनके लिए बड़ा जरूरी है कि वो सूरज के साथ साथ खाएं। यानी सुबह सूरज जब तुलू हो जाता है तो उसके 1-2 घंटे के बाद, यानी 8 बजे से पहले वो कावा वगैरह पी लें या पानी पिए, कोई हर्ज नहीं। लेकिन नाश्ता नहीं करें। और उसके बाद वो खाने का जो एंड टाइम है वो भी मगरिब का टाइम है। यानी सुबह 8 बजे से मगरिब तक का वो अपना टाइमिंग सेट कर ले, तो अल्लाह के फजल से वो देखेंगे कि इसमें अगर वो कोई बदपरहेजी भी कर रहे हैं तो वो चल जाएगी। ये एक बिल्कुल नॉर्मल आदमी जो कि एक्सरसाइज कर रहा है, अपने सोने का भी ख्याल रखता है, तो उसको हम बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे कि वो खाए पिए। लेकिन अपनी डाइट में फलों का, सब्जियों का इस्तेमाल करे डॉक्टर के मशवरे के साथ कि किस तरीके से वो खा सकता है। तो सुबह के टाइम अगर वो फल खाता है या रात को भिगो के ड्राई फ्रूट्स साथ शामिल कर लेता है तो थोड़ा थोड़ा वो इस्तेमाल कर सकता है, बेहतरीन उसका नाश्ता हो जाएगा। दोपहर में खाने से पहले सलाद का इस्तेमाल करे और शाम को भी खाने से पहले सलाद का इस्तेमाल करे अपने ख्वाहिश के मुताबिक। तो ये सेहतमंद जिंदगी गुजारने के लिए सबसे पहला पॉइंट तो ये हो जाएगा। क्योंकि मैंने अर्ज किया पहले भी कि 7 किस्म की ये डाइट है जो हम मुख्तलिफ लोगों को उनके कैफियत के मुताबिक हम सुजेस्ट करते हैं। दूसरे नंबर पे उनको चाहिए कि जमीन के साथ राब्ता अपना जो है उसे बहाल करें। नंगे पांव कच्ची जमीन पे कुछ टाइम गुजारें, कम से कम आधा घंटा, घंटा गुजार लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इससे भी ज्यादा गुजारें, क्योंकि जमीन से जब पाँव कच्ची कच्ची जमीन से नंगे पाँव टकराते हैं तो इलेक्ट्रॉन पास होते हैं, और इसका और सोर्स कोई नहीं है सिवाय जमीन के। ये कुदरत ने, अल्लाह ताला ने ये चीज जमीन के अंदर रखी है। तो इससे आपकी जो 0 वोल्ट थेरेपी हो जाती है कि आपके जिस्म का जो है अपना करंट जो है वो जीरो हो जाता है। तो इससे आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है। इम्यून सिस्टम बूस्ट होगा तो जाहिर है जिस्म के अंदर बीमारी कम से कम होगी, वरना तो हर वक्त हमें जरासीम अटैक करते रहते हैं। तो तीसरे नंबर पे है कि लाइट में आपने कुछ टाइम गुजारना होता है। इसको हम लाइट एज मेडिसिन कहते हैं। यानी बाद लोग दफातर में काम करते हैं तो दिन को भी उन्होंने रात बनाया होता है, बिल्कुल सूरज का कोई गुजर नहीं होता वहां पे। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो अपने आप को थोड़ा वक्त लाइट के में गुजारे, सूरज की रोशनी में। जरूरी नहीं है कि धूप के नीचे आ जाए, ऐसी जगह पे वक्त गुजारें जहाँ पे धूप हो, बेशक उनके ऊपर ना पड़े। तो इस तरीके से ये 2-3 काम करने से लाइट एज मेडिसिन, अर्थ एज मेडिसिन और फूड एज मेडिसिन और टाइम एज मेडिसिन, इन चीजों को फॉलो करने से बहुत ज्यादा परहेज की जरूरत नहीं पड़ती और आदमी एक अच्छी लाइफ गुजार सकता है, सेहतमंद लाइफ गुजार सकता है। इसके अलावा अगर कोई जरा बीमार चिमार रहता है बंदा, तो उनको फिर देखना पड़ता है कि मसला क्या आ रहा है। उनकी डाइट के अंदर कुछ तब्दीली, बेसिक चीजें तो यही होंगी। तो हो सकता है बाज को जो अ, पका हुआ खाना है वो वक्ती तौर पे बिल्कुल बंद कर दिया जाए और बिल्कुल उनको कुदरती जो पके हुए खाने हैं, आग का पका हुआ नहीं उनको दिया जाएगा, कुदरती पका हुआ खाना दिया जाएगा। और कोशिश की जाएगी कि उनका जो टाइम है वो थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए। जैसे आपने
माशाल्लाह पढ़ा होगा आप लोग, तो कुरान से बड़े जुड़े हुए लोग हैं। सूरह मरियम की 62 नंबर आयत में अहले जन्नत का जिक्र है कि उनका खाना सुबह शाम उनको मिला करेगा। तो वही सुबह शाम खाना आप लेना शुरू कर दें और जन्नत में जाने की इंशाल्लाह प्रैक्टिस शुरू कर दें। तो इसमें एक नुक्ता बड़ा अहम है कि एक नोबेल प्राइज विनिंग साइंस है, उसे ऑटोफेजी कहते हैं। क्योंकि नेचुरोपैथी में एक चीज समझाई जाती है, पढ़ाई जाती है कि आप बीमारी जो है वो टॉक्सिक मादे की वजह से, जो हम खाते पीते हैं ना, उसमें जिस्म हमारे ने जो चीज हमसे लेनी होती है जिस्म वो ले लेता है। बाकी जो जो रह जाता है, जो फाजिल मादे हैं, वो जिस्म से बाहर निकल जाते हैं। वो स्टूल के रास्ते से, यूरिन के रास्ते से, पसीने के रास्ते से निकलते हैं। तो अगर किसी वजह से वो पूरी तरह बॉडी ने यूटिलाइज नहीं किया, तो वो जो फाजिल मादे हैं वो जिस्म के अंदर रुकना शुरू हो जाते हैं और वो ही बीमारी का सबब बनते हैं। तो ऑटोफेजी ये कहती है कि अगर आप रोजाना 16 घंटे पानी पे गुजारें और हफ्ते में एक दिन अगर आप पूरा 24 घंटे पानी पे गुजार दें, तो आपके जिस्म के अंदर रुके हुए जो फाजल मादे हैं, जो कि ट्यूमर की शक्ल बन सकती है, जो कि किसी भी बीमारी की शक्ल में सामने आ सकते हैं, तो वो बॉडी जो है उसको खुद ब खुद यूटिलाइज करना शुरू कर देती है। जैसे जो मोटापा है वो भी एक इसी तरह की एक शक्ल है कि जो फालतू मादा है वो जिस्म में जमा होना शुरू हो जाता है और वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये ऐसे ही है जैसे आप अपने घर में रोजाना सफाई करते हैं और अगर सफाई नहीं हो पाती तो कितने दिन बर्दाश्त करेंगे? एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, फाइनली तो वो शदीद किस्म की बदबू से रहना मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह आपके जिस्म के अंदर डेली सफाई होती रहनी चाहिए। तो ऑटोफेजी से अगर आप 16 घंटे का टाइम दे देते हैं तो शदीद तरीन बीमारियों में भी इंसान बड़ी तेजी से तंदुरुस्त होना शुरू हो जाता है। तो ये तीसरी कैटेगरी आ गई है कि जब कोई बंदा शदीद तरी बीमार होता है तो हम उसके लिए सुबह 10 से शाम 6 बजे का क्लॉक जो है वो सेट कर देते हैं, और अगले जो 16 घंटे हैं वो पानी पे या कावा वगैरह पे वो रहते हैं। तो उनके जिस्म के अंदर जो रुकी हुई चीजें हैं, जो कि ट्यूमर की शक्ल में, जो पथरी की शक्ल में, जो कि आमतौर पे गुर्दों में हो जाती है या आपके पित्ते में पथरी हो जाती है, तो ये अपने आप डिजॉल्व होना शुरू हो जाती है। और इसके साथ फिर वाटर, जो गर्म पानी में बैठना है, हॉट वाटर थेरेपी इसे कहते हैं, तो ये इसकी मदद करती है। तो ये तीसरा स्टेप जो है इसमें हम ज्यादा जरा टाइमिंग पे भी फोकस करते हैं और गर्म पानी के अंदर बिठाया जाता है, और फिर टॉक्सिक मादे जो हैं उनको बाहर निकालने के लिए हम स्टीम बाथ भी करते हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिला नागा स्टीम बाथ करता हूँ, और उससे ये होता है कि आपकी जो थर्ड किडनी है, जिसको ये जो जिल्द है आपकी, इससे टॉक्सिक मादे बड़ी तेजी से निकलना शुरू हो जाते हैं और गुर्दों को भी रिलीफ मिलता है। तो ये खुदा ना करे किसी का गुर्दे फेल हो जाते हैं तो उसके लिए हम स्टीम बाथ भी करवाते हैं, उनको गर्म पानी में भी बिठाते हैं। उससे भी उनको आहिस्ता आहिस्ता उनके गुर्दे जो हैं वो काम करना शुरू कर देते हैं। और सबसे जो बड़ी चीज होती है उसका, कि खाना उनका टोटल जो है वो रॉ फूड होता है। ये जो शदीद बीमार हैं उनके लिए टोटल रॉ फूड होता है, और उनका क्लॉक भी जो है वो बड़ा टाइट हो जाता है, यानी सिर्फ 8 घंटे, सुबह 10 से शाम के 6 बजे तक ही सिर्फ वो खा पाते हैं, और साथ साथ उनकी ऑटोफेजी शुरू हो जाती है अगले 16 घंटे के लिए। तो इस तरीके से हम इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से मरीजों को हमने देखा है कि वो बड़ी तेजी से सेहत की तरफ आना शुरू हो जाते हैं, और हर किस्म के अमराज में उनको फायदा होता है। बल्कि बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि अभी इलाज सिर्फ शुगर का शुरू हुआ है, तो मरीज आके कुछ दिनों के बाद कहते हैं जी कि मेरे तो जोड़ों में जो दर्द था वो भी ठीक होना शुरू हो गया।
मेरे पट्टों जो खिंचाव था वो भी ठीक होना शुरू हो गया। मैं अगर अपनी आपको बात बताऊं तो मेरे चेहरे पे काफी ज्यादा झुर्रियां हो चुकी थी, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अब वो जवानी वाली शक्ल तो नहीं है, लेकिन अल्लाह के फजल से पहले की निस्बत वो भी बहुत कम हो गई हैं। तो ये सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ कि मेरी अपनी जात जो है वो एक मिसाल है इस बात की कि अगर कोई मेरे जैसा बंदा बीमार वो तंदुरुस्त हो सकता है तो फिर कोई भी हो सकता है। तो मेरा टारगेट भी ज्यादा यही ऐसे लोग हैं जो 40 साल से ज्यादा उम्र के हैं और उनको अपनी सेहत का ख्याल करना ही करना चाहिए। और खास तौर पे पाकिस्तान में तो चूंकि इतनी ज्यादा अवेयरनेस भी नहीं है, तो बड़ी तेजी से लोग मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। तो अगर हम ये स्टेप पूरे कर लें, यानी टाइम एज मेडिसिन, फूड एज मेडिसिन, अर्थ एज मेडिसिन, वाटर एज मेडिसिन और लाइट एज मेडिसिन, इन चीजों को हम अपनी जिंदगी में ले आए तो इंतहाई आसानी से, बड़ी तेजी के साथ और इंतहाई कम खर्च के साथ, इसमें फलों पे या ड्राई फ्रूट्स पे थोड़ा बहुत खर्चा मरीज बताते हैं जी ज्यादा हो जाता है। अदरवाइज किसी किस्म का भी, अब जमीन पे पाँव रखना कितना मुश्किल काम है, या लाइट को इस्तेमाल कर लेना कितना मुश्किल काम है, या पानी पीते हुए अगर आप घूंट घूंट करके पिए तो इसमें क्या दिक्कत है। इसी तरीके से गर्म पानी में बैठना या स्टीम बाथ लेना, ये चीजें अगर आप अरेंज कर लें तो बड़ी आसानी से हम अल्हम्दुलिल्लाह तंदुरुस्त हो सकते हैं और तंदुरुस्त रह सकते हैं। तो उम्मीद है कि मैंने कुछ वजाहत की है। तो अब आप बिल्कुल। जैसे हुक्म करें। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया इश्तियाक साहब, आपने बहुत तफसील के साथ पूरा जो एक तरीकाकार है नेचुरोपैथी का सब एक्सप्लेन किया है। और जो आपने अर्थ एज मेडिसिन एंड लाइट एज मेडिसिन और वाटर एज मेडिसिन और ग़िज़ा जो फूड एज मेडिसिन, ये सब जो चीज़ें हैं इनको एज मेडिसिन प्रेजेंट किया है, क्योंकि इनके अंदर अल्लाह ताला ने हमारे लिए शिफा दी हुई है कि इन चीज़ों को, जो नेचुरल चीज़ें हैं, जितना हम इनके साथ कनेक्ट करेंगे और अपनी ज़िंदगी में इनको शामिल करेंगे और इनका एक्सपोजर लेंगे रादर, तो हमारे सेहत में बहुत फ़र्क पड़ेगा। अब मैं मेंबर्स को जी दावत दूंगी, अगर कोई अपनी कोई सवाल करना चाहे अपनी कोई बीमारी के हवाले से, या उनकी फैमिली में कोई ऐसी इलनेस है जिसको वो डिस्कस करना चाहें, तो फिर डॉक्टर साहब एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू दे देंगे। बाकी हर पेशेंट का जो प्रॉपर इलाज होता है वो उनसे राब्ता करके ही होगा। तो ये बस एक हमारी डिस्कशन जो है वो बाकी सबके लिए एक जनरल सी डिस्कशन होगी। तो प्लीज आपने कोई सवाल पूछना हो तो माइक अनम्यूट करके बात कर लीजिए। जी फराज साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब का बहुत मशहूर हूँ, डॉक्टर जी साहब जिस तरह वालेकुम हमें सलाम। आके अवेयरनेस दे रहे हैं और जितनी अहम तरीन बातें हमें पता चल रही हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी नेमत है हमारे लिए कि हमारे पास डॉक्टर इश्तियाक साहब की सूरत में एक एक्सपर्ट मौजूद हैं जो कि होम्योपैथी का भी इल्म रखते हैं। जैसे आज इन्होंने अपना एक्सपीरियंस जो है वो बताया कि किस तरह शदीद बीमारी से इन्होंने सेहत की तरफ सफ़र किया है और वो इलाज बिल ग़िज़ा के साथ किया है या नेचुरोपैथी के साथ किया है। तो मैं भी बारहा अपना एक्सपीरियंस बताता आ रहा हूँ कि मैं भी प्री एस्थमा जो है मुझे डायग्नोज हुआ था जर्मनी में, डॉक्टर्स को समझ नहीं आ रही थी, वहाँ भी मैंने नेचुरल हीलर को जब कॉन्टैक्ट किया तो उन्होंने मेरे फूड के ऊपर वर्क करके, तो अब तकरीबन मुझे 7 साल हो गए हैं 2018 से 2025 तक। तो मेरा जो वो प्री एस्थमा डायग्नोज हुआ था वो बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है वो ख़त्म भी हो गया है। और उसके अलावा मैं जो इन्हेजर यूज़ करता रहा हूँ 6-7 साल 2018 तक, वो मुझे इन 7 सालों में एक दफ़ा भी उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो यानी कि ये तो वो एक्सपीरियंसेस हैं जो डॉक्टर साहब अपना बता रहे हैं, मैं अपना बता रहा हूँ। और मेरी डॉक्टर साहब से इससे पहले यानी कि 2018 में मुलाकात भी नहीं थी। तो यानी ये इतना यूजफुल वे है नेचुरोपैथी का और इतना कॉस्ट इफेक्टिव है कि आपने सिर्फ अपनी फूड और अपनी रूटीन के ऊपर वर्क करना है, जिससे अल्लाह ताला ने हमारा जो नेचुरल सिस्टम कायम किया हुआ है वो मेंटेन होता है। और जैसे भी लास्ट सेशन में डॉक्टर उस्मान साहब ने एक बहुत प्यारी बात की थी, मैं वो दोहराना भी चाहता हूँ कि इंसान की जो बॉडी है वो अल्लाह ने बीमार होने के लिए पैदा नहीं की,
बल्कि उसको और फंक्शंस के लिए पैदा किया है। ये हमारे जो रूटीन या हमारा गलत यूज होता है इस बॉडी का, वो इसको अनबैलेंस करता है और डिसऑर्डर में ले जाता है, जिसकी वजह से हम बीमार होते हैं। तो डॉक्टर साहब आपका वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया। और ये कि बाकी मेम्बरान के लिए बड़ा ये एक अपॉर्चुनिटी है कि वो अपनी सेहत या अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए जो भी वो बेहतरी करना चाहते हैं, तो डॉक्टर साहब मौजूद हैं, इनकी एक्सपर्टीज मौजूद हैं, और इनकी एक ऐसा तरीका इलाज है जो दुनिया में इस वक्त मुस्तनद तरीन माना जा रहा है, और इस पे अमेरिका में भी और यूरोप में भी बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। जी डॉक्टर साहब। जी फराज साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और मैं आपके लिए और बाकी दोस्तों के लिए भी एक टिप दे दूं कि जिनको भी सांस का मसला है, तो इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि जिस्म के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाई जाए। तो नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे इस हिस्से में, ये साइनस का जो है, इसमें प्रोड्यूस होता है। तो जब हम मुंह बंद करके नाक के रास्ते, एक एक्सरसाइज मैं आपके सामने करता हूँ, तो जो भी लोग इनहेलर ले रहे हैं तो इंशाल्लाह 3 महीने में उनका इनहेलर छूट जाएगा बाकी एहतियातों के साथ। तो मुंह बंद करके सांस अंदर लेना है। इस तरीके से जब नाक से आवाज निकाली जाती है तो नाइट्रिक ऑक्साइड यहाँ से डायरेक्ट फेफड़ों पे जाता है और उसके अंदर वसत पैदा होती है। तो इनहेलर को भी यूज करने वाले 3 महीने में बड़े आसानी से अपने आप को इस कैफियत से बाहर निकाल सकते हैं। और आपने नोट किया होगा कि जैसे ही कोई मरीज ऐसे करके पीछे की तरफ लेटता है तो उसको सांस में दिक्कत होती है, क्योंकि उसको दिल का वजन जो है वो फेफड़ों पे पड़ता है, और जैसे ही वो थोड़ी देर के लिए ऐसे कर देता है तो उसके फेफड़े खुल जाते हैं और सांस लेने में भी आसानी हो जाती है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि हम अपने मरीजों पे उनको बता के, तो अल्लाह का शुक्र है कि बेहतरीन रिजल्ट ले लेते हैं। और जो कोई भी करना चाहे, अस्थमा का कोई भी मरीज है, वो ये छोटी सी प्रैक्टिस करना शुरू करे, उनको चंद दिनों में पता चल जाएगा कि ये किस कदर इफेक्टिव है। जी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी, मेंबर्स में से कोई अपना सवाल करना चाहे? जी डॉक्टर सुहेल साहब, आप बात करिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी वालेकुम माशाल्लाह। अस्सलाम। जी जी डॉक्टर डॉक्टर साहब। इश्तियाक साहिब, माशाल्लाह हम बहुत मुस्तफीद हो रहे हैं आपके बहुत प्यारे प्यारे जो तजुर्बात हैं उनसे भी, साथ साथ जो आपकी टिप्स हैं उनसे भी। और अभी जो आपने ये एग्जांपल दी है, फराज साहब को एडवाइस किया है, इसके हवाले से मैं ज़रूर बात करना चाहता हूँ कि मैंने ये देखा है कि जो पल्मोनोलॉजिस्ट्स हैं, तो पल्मोनोलॉजिस्ट हु आर एक्सपर्ट्स ऑफ लंग्स, तो उन्होंने एग्जैक्टली यही वाला मेथड, यही वाली डिमॉन्स्ट्रेशन जो आपने करके दिखाई है, वो अपने पेशेंट्स को करते हैं, बतलाते हैं कि बिल्कुल आपने नाक के जरिए से आवाज निकालनी है ताकि नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे नथनों के अंदर जाए और हमारे नॉस्ट्रिल्स जो हैं उसकी वजह से खुलते हैं और वहां से वो सिक्रीट होता है नाइट्रिक ऑक्साइड, और वो डायरेक्ट हमारे लंग्स की तरफ जाता है और वहां पे जाके वो इनहेलेशन को बढ़ा देता है। इनहेल करना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो यू आर जी राइट जी। सर, मैं आपकी इस बात की थैंक तायद करता हूँ। और ये थैंक यू चीज़ सर। अचानक मेरे जहन में आई कि जो पल्मोनोलॉजिस्ट को हम आमतौर पे एक्सरसाइज करवाते हुए देखते हैं, आज हमने आपके थ्रू भी वो चीज़ जान ली है और उस चीज़ का हमें बहुत अच्छा लगा। और माशाल्लाह आप जो कुछ बतला रहे हैं सर, ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। और अल्लाह ताला आपके इल्म में, आपके तजर्बे में इजाफा फरमाए, और आपके जो पेशेंट्स हैं वो आपके इन मशवरों के ऊपर अमल करते हुए अल्लाह ताला की तरफ से उनको शिफा मिलते रहे। आमीन, आमीन। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया आमीन। सर। शुक्रिया सर, शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुहेल साहब। जी आरिफ साहब, आप अपना माइक अनम्यूट करके बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है, बोले। अच्छा, सर मोहम्मद आरिफ सलाम। हूँ पिशावर से। जी मेरी एज 40 ईयर्स है, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह तंदुरुस्त हूँ, मुझे कोई इस तरह कोई बिल्कुल आ रही है प्रॉब्लम जी, नहीं आप है। बात लेकिन करें। जी। अच्छा,
लेकिन अक्सर मुझे जो फैटी लीवर है ना, इसका मुझे अक्सर जब भी मैं टेस्ट कर लेता हूँ मेरा फैटी लीवर ही आ जाता है। तो ये उसकी कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन जब मेरा मुझे कोई मैदे की प्रॉब्लम हो जाती है या बदहजमी वगैरह हो जाती है, तो जब भी मैं जाता हूँ और अल्ट्रासाउंड कर लेता हूँ तो फैटी लीवर आ जाता है। तो उसके लिए आप कोई सर सजेशन मुझे बता दें। थैंक यू। सर, सबसे पहली बात तो ये है कि जब तक कोई खास सिम्टम ना हो, जैसे आपने फरमाया कि मुझे तकलीफ तो कोई नहीं होती लेकिन बदहजमी हो जाती है, तो जहां तक आपके फैटी लीवर का ताल्लुक है, तो अगर आप कुछ अर्से तक ये अपने क्लॉक को 9 से 6 कर लेते हैं, यानी सुबह 9 बजे से शुरू करके 6 बजे शाम तक आपका खाने का टाइम होगा, और फलों में आप जो भी फल आप खाना चाहते हैं वो सुबह नाश्ते में आप खा सकते हैं, 3 से 4 किस्म के फल। और अपना वजन देख के तो उस हिसाब से आप मुझसे मशवरा कर ले फोन करके, तो अपना अ, वो मैं आपको इंशाल्लाह गाइड कर दूंगा। तो दोपहर में आप कच्ची सब्जियां पहले सलाद की शक्ल में, उसके बाद खाना जो भी खाते हैं बहुत मामूली ऑयल, और वो भी कोई वेजिटेबल ऑयल हो तो वो दी बेस्ट है, तो वो आप लें। और शाम को भी इसी तरह 6 बजे तक आपने अपना डिनर फिनिश कर लेना है। तो इंशाल्लाह आपको पता चलेगा कि आपके मसाइल आहिस्ता आहिस्ता हल होते जा रहे हैं। और जहां तक बदहजमी का ताल्लुक है, तो ये आप नोट करें कि आपने मगरिब के बाद लेट करके खाया होगा खाना, और कुछ ऐसा खाया होगा जो देर हजम, जैसे गोश्त जो है वो 17-18 घंटे लेता है हजम होने में, और सबसे जल्दी जो है वो सब्जियां आपके जिस्म का हिस्सा बनती हैं, फिर फलों की बारी आती है। इस तरीके से हम देखते हैं कि आपने खाने पीने में कौन सी बेहतियाती की है, और आपको किसी खास किस्म के कहवे की जरूरत है, तो वो मैं इंशाल्लाह आपकी खिदमत में अर्ज कर दूंगा। लेकिन ये आप मुझे राब्ता करके तो मुझसे आप पूछ सकते हैं इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो है इसके अंदर कहते हैं कि खाना नहीं पकाना चाहिए। तो उसके अलावा जो पोमिस ऑयल है वो तो लास्ट वाला होता है कि फोर्थ टाइम जो ऑयल निकलता है ऑलिव, वो पोमिस कहते हैं उसको ना। तो ये तो मेरा ख्याल है कि सेहत के लिए अच्छा नहीं है, उसमें काफी सारे केमिकल्स यूज होते हैं। तो ये मुझे दो क्वेश्चंस आपसे बस पूछने हैं, अगर आप इसका सही से मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें थोड़ा सा। जी, मैं अर्ज हाँ करता हूँ। ये बहन, जज़ाकल्लाह। जब बच्चे आपको नजर आए कि उसके चेहरे पे पहले जैसी फ्रेशनेस नहीं है, उसको थकावट फील हो रही है, अपने मामलात में वो इतना एक्टिव नहीं है, तो आपको उसकी डाइट के बारे में सोचना चाहिए। बच्चों के खास तौर पे हम लोगों ने बच्चों को लगाया हुआ है दूध पे, डेयरी मिल्क पे। उनको फौरी तौर पे दूध छुड़वा के उनको कोकोनट मिल्क पे लेके आए। उसका तरीका ये है कि आप एक कोकोनट ले लें, कच्ची गरी जिसे कहते हैं, तो उसमें से 3 किलो दूध बन सकता है बड़े आराम से। उसके छोटे छोटे पीस करें और उनको ग्राइंडर में डाल के, तो बारी बारी उनको, जैसे सरदाई को एक दफा निचोड़ लेते हैं फिर उसके अंदर पानी डालते हैं, इस तरीके से इसके एक खोपरे में से 3 किलो दूध जो है वो बन सकता है। और उसको स्टीम के अंदर गर्म करना है, उसको डायरेक्ट आग के ऊपर गर्म नहीं करना। तो इस सबसे पहली बात तो ये करें। दूसरा, उसकी डाइट में जितना हो सकता है फल और कच्ची सब्जी शामिल कर दें। तो अल्लाह के फजल से जब आप उसको मुख्तलिफ वैरायटीज देती चली जाएंगी, तो कुछ अरसे के बाद ही आपको महसूस होगा कि बच्चे के अंदर पहले जैसी फुर्ती और फ्रेशनेस आ गई है। किसी भी टेस्ट की जरूरत नहीं है। मेरा ख्याल है कि आपको बात क्लियर हो गई होगी। दूसरे नंबर पे जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है, उसकी बात आप बिल्कुल सही फरमा रही है कि उसमें खाना बिल्कुल नहीं पकाना चाहिए, और उसको सलाद के ऊपर या जिस तरह भी आप लेना चाहें तो चम्मच के साथ उसको यूज करें, और सलाद के ऊपर मिक्स करके तो आप उसको ले लें। और जो पोमेस ऑयल है वो तो जहर है निरा, वो तो मैंने खुद गलती से एक दफा इस्तेमाल किया था तो मुझे ब्लीडिंग शुरू हो गई थी। तो ये बहुत बड़े बड़े स्टोर वाले जो हैं वो उसको बेहतरीन करके बेच देते हैं और बड़ा महंगा बेचते हैं, आपको पता ही है। तो वो तो आप जैसे आपने फरमाया कि वो चौथे नंबर का, बल्कि मैं तो उसको कीचड़ कहता हूँ, कि वो तो जी गंदा निरा। तो वो तो कतन यूज नहीं करना चाहिए। हाँ, मालिश वगैरह के लिए आप अगर करना चाहें तो कर ले, खाने के लिए तो है भी नहीं वो।
लेकिन पाकिस्तान में माशाल्लाह ऐसा ही चल रहा है सिलसिला। तो उम्मीद है कि आपको दोनों सवालों के जवाब मिल गए हों। जैसे कि दांतों का दर्द है, दांतों में अगर रेशा भी पड़ गया है, तो आप चंद दिन के लिए पका हुआ खाना बंद करें, और एक बड़ा मामूली सा मंजन है जो कि आप खुद घर में तैयार कर सकते हैं, तो उससे आप दांत साफ करें। अब ये तो रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि आपके जो पेस्ट है ये कैंसर कर रही है, तो आप चंद दिन के लिए पका हुआ खाना बंद करें, अपना क्लॉक ठीक करें, और कुछ आप थोड़ा सा अर्थ के साथ रास्ते में आए, आप हैरान हो जाएंगे। ये मैं आपको अपना जाती एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैंने वो मंजन बना के अपने बच्चों को, अपने दोस्तों में बांटा हुआ है बाकायदा, कि आप पेस्ट से बच जाएं। और ये बड़ा मामूली सा, इसमें फिटकरी का इस्तेमाल होता है, इसमें नमक का इस्तेमाल होता है, इसमें हल्दी का इस्तेमाल होता है, इसमें लौंग का इस्तेमाल होता है। और अगर आप ज्यादा दांतों को चमकाना भी चाहते हैं तो लेमन जूस इसमें शामिल करके तो आप वो खुश कर लें और डब्बी को आप भर के रख लें। तो छोटी सी डब्बी है, वो पूरा पूरा महीना चल जाती है। और कितना खर्चा इस पे आया, यकीन माने कि मैं इसके जो हैरत अंगेज फवायद ले रहा हूं, ये अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मुझे मुझे अपने बेटे के बारे में थोड़ा सा पूछना है। उसकी उम्र इस वक्त 3 साल है। तकरीबन ये तीसरा साल है। मतलब उसको ना गर्मियाँ जब आती हैं तो एक तो उसको बड़ा सवेर डायरिया हो जाता है। लास्ट ईयर मैं उसको पूरा वीक हॉस्पिटलाइज रहा है। तो इस दफ़ा अभी जो है ना वो इस वीक में उसको जो है ना जॉइंडस हुआ है। और इस वक्त जो है ना वो मतलब उसको अच्छा खासा जो है ना वो ब्लू रिबन आया। उस टेस्ट करवाया तो उसकी वैल्यूज़ काफ़ी हाई थी नॉर्मल वैल्यू से। तो बस मुझे ये पूछना है कि मतलब ऐसा क्या डाइट में क्या किया जाए। बाहर की चीज़ें भी इतनी ज़्यादा नहीं खिलाई जाती, घर की ही जो है ना उसको जो घर का जो खाना है वही खिलाया जाता है ज़्यादातर। लेकिन हर दफ़ा गर्मियों में, जैसे अब ये जून आया है, तो 2 साल तो वो उसको डायरिया होता रहा, और इस बार उसको जो है ना वो जॉइंडस हो गया, और वो भी अच्छा खासा। और उसकी बड़ा यूरिन जो है ना बहुत ज़्यादा डार्क येलोइश है। आंखें उसकी जो है ना वो बहुत ज़्यादा येलो हो गई हैं, और काफ़ी नकाहत भी हो गई है। खाना पीना उसने 1 हफ्ते से बंद किया हुआ है, बस वो छोटा मोटा लिक्विड ले रहा है। तो मतलब इसी थोड़ी सी वजाहत कर दें कि इससे बचाव कैसे है, या ऐसी क्या जो है ना वो हो रहा है उसके साथ जो इसको ऐसा हो जाता है, या इससे कैसे बचा जा सकता है। थोड़ी रहनुमाई कर लीजिए, शुक्रिया। जी जी, मैं अर्ज करता हूँ जी। सबसे पहले तो उस बच्चे का दूध बंद करें, डेयरी का किसी भी किस्म का वो इनटेक ना ले, और बाहर की कोई चीज, पैक फूड किसी किस्म का जो लेबल लग के किसी फैक्ट्री से भी निकली है चीज, वो यूज नहीं कर सकता वो। ठीक है। और उसको जूसेस दें जो भी वो पसंद करे, कोकोनट वाटर खास तौर पे उसके लिए बेहतरीन चीज है। तो जी जी पानी की कमी ना हो, पानी की कमी ना आए उसको। और जी। जूस उसको बेहतरीन उसके लिए है। और आप होम्योपैथी की एक दवाई है चैलिडोनियम। कैलिडोनियम, जी जी। हाँ जी, अच्छा। चैलिडोनियम 30 में उसको, और नेट्रम सल्फ 6x में, ये दो दवाइयाँ हैं। अगर कोई मजीद आपने कोई बात करनी हो तो मेरे साथ राब्ते में आए आप। मैं इंशाल्लाह ये सबसे पहले तो उसका दूध बंद कर दें, डेयरी की कोई जी चीज वो ना दें। जी। हाँ जी। मैं असल ऐसा है कि मैं ना उसके लिए दूध, मतलब मैं खुद एक टीचर हूँ तो मैं गांव से ही लेके आता हूँ, लेकिन वो भी ना उसको ना मतलब इसे पिछले साल डॉक्टर ने कहा था कि इसका दूध बंद कर दें। तो पिछले साल से ना असल उसने फीडर नहीं पिया, मदर फीड के बाद वो छोटा मोटा कप से, अब वो दूध नहीं पीता। पर हाँ, दही लगाते हैं तो, क्योंकि थोड़ा सा वो है उसका इशू, तो फिर दही उसको कॉन्टिन्यूसली खिलाते रहे हैं। मतलब दूध वो बहुत कम लेता है, अव्वल तो लेता ही नहीं है या बहुत कम लेता नहीं है। नहीं, डेयरी की तो दही भी डेयरी में आता है ना। अच्छा, ठीक ठीक, डेयरी देना डेयरी ही डेयरी हाँ, डेयरी वाला नहीं। मामला नहीं, उसका उसके लिए सूट नहीं करेगा उसको। तो जी जैसे जी ही आप ठीक। रोकेंगे तो कोकोनट का वाटर दें, कोकोनट मिल्क दें उसे। जी जी। तो जूस पे लेके आए उसको सबसे पहले तो, जूसेस जो भी है वो पसंद करे तो वो अच्छा, ले। ठीक है। और ये दो दवाइयां आपको बताई हैं, फिर ग्रेजुअली इसको बेहतर डाइट की तरफ हम ले आएंगे इंशाल्लाह। जी ठीक हो गया। मैं मजीद आपसे सर रब्ता करके जी मेडिसिन का जरूर नाम भी जरूर। कंफर्म कर लूँगा। शुक्रिया सर। ओके। हाँ जी, वेलकम। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी और कोई अपना सवाल पूछना चाहेंगे? जी सुहेल साहब। जी माशाल्लाह, आज का जो सेशन इस वक्त जारी है, बहुत ही एक एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा रहा है।
हम सब जो हैं यहाँ पर माशाल्लाह इतना अच्छा इससे लर्न कर रहे हैं। क्योंकि मैं रावलपिंडी में होता हूँ, तो मेरे यहाँ पर एक डॉक्टर हैं जो कि रावलपिंडी में ही होते हैं। मैं उनके हवाले से थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ कि वो नेचुरल लाइफ के ऊपर काम कर रहे हैं, रिसर्च वर्क कर रहे हैं। और ये डॉक्टर इश्तियाक साहब को जानकर बहुत खुशी होगी। मैं कभी उनका नंबर शेयर करूंगा और उनसे बात करवाऊंगा। नेचुरल लाइफ नेचुरल लाइफ के ऊपर वो काम कर रहे हैं, नेचर के ऊपर काम कर रहे हैं। तो उनका कहना ये है कि ये जो हम घर में मिसालें इस्तेमाल करते हैं, आई एम सॉरी, मैं ख़वातीन के हवाले से थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि हम पंसार की दुकान पर जाते हैं, पंसार स्टोर से हमने बहुत सारी मिसालें खरीद लिए होते हैं और घर के अंदर वो किचन में लेकर आते हैं। तो वो कहते हैं कि यूं लगता है कि जैसे हम इसको ग़िज़ा के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी ये हमारी ग़िज़ा का हिस्सा बन गए हैं। जब तक हम अपनी हंडिया में 10-12 इंग्रेडिएंट्स नहीं डालते तो हमारा वो टेस्ट डेवलप नहीं होता। तो उनका कहना है, मेरे दोस्त का, कि ये जो मिसालें हैं ये हमारी ग़िज़ा नहीं हैं, बल्कि ये तो मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल होने हैं। एग्जैक्टली देखिए, मैं 2-4 मिसालों को तो जानता हूँ, ज़्यादा का नाम नहीं ले सकता। वो ये कहते हैं कि चले जितने भी आप जानते हैं, ये एग्जैक्टली इनका जो काम है, इनका जो काम वो है एज अ ड्रग, एज अ मेडिसन, एज अ इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो किसी पेशेंट्स के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। लेकिन हमने उनका इतना मिस यूज़ कर लिया है, या जो भी उसको अपना नाम देना चाहें, कि हमने उनको अपनी ग़िज़ा का एक हिस्सा बना लिया है। तो इस हवाले से मैं डॉक्टर साहब से रहनुमाई लेना चाहता हूँ, इश्तियाक साहब से, कि प्लीज़ वो बताइएगा कि जो मेरे दोस्त इस बारे में बात कर रहे हैं वो किस हद तक दुरुस्त है। थैंक यू सर। जी डॉक्टर साहब, आपके दोस्त से माशाल्लाह बड़ी बेहतरीन बात कर रहे हैं कि हर चीज़ का एक तवाज़न, और उसी के साथ ज़िंदगी में भी एक तवाज़न रहना चाहिए। वो दुरुस्त फरमा रहे हैं। जैसे अभी इस बच्चे की बात हुई है, तो इसके लिए एक कहवा जो है वो बड़ा इफ़ेक्टिव हो सकता है, वो मेरे ज़हन में था। लेकिन मैंने सोचा कि चले जब ये बात करेंगे मुझसे फ़ोन पे तो मैं इनको बता दूंगा। क्योंकि जब मरीज़ की कैफ़ियत सुन के बंदा बात करता है ना, इस वक्त तो माइंड भी ये है ना कि बस जनरल बात करनी है कि लौंग और दालचीनी का कहवा इनके लिए बेहतरीन चीज़ है, इस बच्चे के लिए। लेकिन साथ चूंकि गर्मी का मौसम भी है, वो खुश्क भी होता है, तो वो उनको थोड़ा सा मजीद के पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, वरना यह है कि वो लौंग और दालचीनी का कहवा उस बच्चे के लिए बहुत अच्छा इफेक्टिव होगा। तो ये जैसे आपने फरमाया कि ये दवाई के तौर पे ये चीज़ें इस्तेमाल होनी चाहिए, ना कि हम जो चम्मच भर भर के तो वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपके दोस्त बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो एक लास्ट बात मैं करके यहाँ ख़त्म करूँगा कि नेचुरोपैथी जो है, जो मैंने इसको सीखा है, जो मैंने इसको एक्सपीरियंस किया, वो ये है कि ये जितनी आप यंग एज से स्टार्ट करेंगे उतनी आपकी लाइफ क्वालिटी बेहतर होती जाएगी। इवन मिड एज में भी हम स्टार्ट करेंगे तो हमारी लाइफ क्वालिटी और बेहतर हो जाएगी। लेकिन जाहिर बात है कि हम ओल्ड एज में जाके इसको स्टार्ट करेंगे, एक तो ये टाइम थोड़ा ज़्यादा लेगी, और उससे हमें नहीं पता कि फिर कितनी जल्दी ये इफेक्टिवनेस अपनी शो करती है, क्योंकि बॉडी में क्या डैमेज हो चुका हुआ है उस वक्त तक ये हमें नहीं उस वक्त तक पता होता। तो जितने कम डैमेज से हम इसको एज अ लाइफ स्टाइल ऐड करेंगे उतना ज़्यादा हमें इसका फायदा होगा। तो ये बेसिकली एक क्योर क्योर नहीं है, ये एक प्रिवेंशन है। तो क्योर तो होती है ना, आप बीमार हुए और क्योर हो गए, ये भी एक लॉन्ग टर्म प्रिवेंशन है कि आपको ये ज्यादा लंबे अरसे के लिए लाइफ क्वालिटी बेहतर कर देगी, इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करेगी, और हमें ज्यादा से ज्यादा बीमारियों से बचने के लिए जो ना एक सपोर्ट देगी। वेर एज के नॉर्मली अगर हम डॉक्टर्स के जाते हैं या एंटीबायोटिक्स खाते हैं तो हमें हर सीजन में एंटीबायोटिक खानी पड़ती है, क्योंकि वो बीमारी बार बार अटैक कर रही होती है, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम नहीं ग्रो कर रहा होता या ग्रो करवाया जा रहा होता ना। क्योंकि डॉक्टर बेचारे कह कह के थक भी जाते हैं कि बच्चों को जंक फूड से दूर रखें, लेकिन हर घर में जंक फूड आती है, हर घर में पिज्ज़ा भी आता है और डेली आता है या बहुत ज़्यादा कसरत से आता है। तो डॉक्टर्स भी बेसिकली यही बता रहे होते हैं कि खुराक को बेहतर करें, लेकिन चूंकि खुराक बेहतर नहीं होती तो उसकी वजह से हमें डॉक्टर्स की तरफ जाना पड़ता है ताकि इमीडिएटली हम जो ना ठीक हो जाएं। जबकि नेचुरोपैथी जो है ये एक स्लो प्रोसेस होता है निस्बतन, और इसमें लेकिन ये कि इसके लॉन्ग टर्म जो ना फ़वाइद निकलते हैं। तो ये मैं थोड़ा सा ऐड करना चाह रहा था ताकि चलें दोनों कल्चर्स को हम सम अप कर सकें। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ठीक जी, बहुत शुक्रिया। जी कोई और अपनी अगर कोई बात करना चाहें तो फिर हम सेशन को एंड कर लेते हैं।
जी, मैं बस एक क्लैरिफिकेशन करना चाहती हूँ आमना, इफ यू डोंट माइंड। जी जी आई थिंक कि अब चीज़ें जिस तरह इवॉल्व हो रही हैं, नेचुरोपैथी इज़ नॉट कंसिडर्ड एज एन अल्टरनेटिव टू मेडिकल ट्रीटमेंट। मैं टोटली अंडरस्टैंड करती हूँ कि बदकिस्मती से पाकिस्तान में क्योंकि मेडिकल प्रोफेशन में लोगों ने इसको बिजनेस बना लिया है और ये अफोर्डेबल नहीं रहा है और मिसयूज हो रहा है, तो जब ज़रूरत नहीं है तब इसको आप अवॉइड करें। लेकिन जब हम इसको इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं कि ये आपको एक नेचर के तरीके से करने का तरीका है, तो उससे एक ये मैसेज भी मिलता है कि जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो नेचर के साथ कनेक्टेड नहीं है। बल्कि अगर आप असल में देखें तो अल्लाह ताला ने ही इंसान को इतनी अकल दी कि वो एंटीबायोटिक्स बनाए, मलेरिया की ट्रीटमेंट, टाइफाइड की ट्रीटमेंट, ये सब भी ये भी एक नेचुरल ही अल्लाह जड़ी बूटियों से बहुत सारी दवाइयाँ बनती हैं। तो बेहतरीन जो एक्चुअली वे ऑफ लिविंग है वो इसके बजाय कि हम इसको ये समझें कि हमने आइदर और करना है, हम इस नेचुरोपैथी तो हमें कंसिडर करना चाहिए कि ये तो एक लाइफस्टाइल है। जितना ज़्यादा आप चीज़ के सोर्स से करीब उसको बिल्कुल इस्तेमाल करते हैं, वो करें, नींद, ये सब चीज़ें ये एक गिवन है। उसके नेचुरल बावजूद अगर आपको सिम्टम्स आती हैं तो आपको भी सर्च करनी चाहिए कि क्या चीज़ नेचुरली फिक्स हो सकती है। उसके बाद भी अगर परसिस्टेंट है तो फिर डिले करने की बजाय आप किसी सर्च अप करके किसी रिसोर्सफुल और काबिल मेडिकल प्रोफेशन से कांटेक्ट करें, या होम्योपैथिक से और व्हाटएवर। मैं तो एलोपैथी की करती हूँ इसलिए आई डोंट नो। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये कॉन्सेप्ट लोगों को क्लियर हो, क्योंकि बहुत सारे लोग, और मैंने यहाँ पर भी देखा है कनाडा में भी कुछ लोग हमारे पास आते हैं कि, और वो नेचुरोपैथ्स यहाँ पर भी हैं जो कि उनको विटामिन सी के इंजेक्शन देते जाएंगे या फिर वो फिर मेडिकल ट्रीटमेंट को अवॉइड करेंगे मैनी मंथ्स एंड लेटर ऑन, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली वो ऑलरेडी उससे आगे की सिचुएशन होती है तो फिर वो काम नहीं करता है। तो उस स्टेज के ऊपर फिर वो टाइम ज़ाया करने के बाद आते हैं जिसमें फिर डैमेज इज ऑलरेडी डन। सो ये एक कॉन्सेप्ट अगर लोग क्लियर कर लें कि नेचुरोपैथी हैज़ इट्स रोल इन एवरीबॉडीज लाइफ व्हेन दे आर वेल एंड हेल्थी। जब वो सेहतमंद हैं, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, जवान लोगों के लिए, खुद से भी उसकी तहकीक करें और आप एक बेहतर से बेहतर लाइफस्टाइल अपनाएं जो कि नेचर से करीब है। और फिर ये भी समझें कि दवाइयाँ भी अल्लाह ताला ने ही हमें इंसान को बनाने को दी हैं। ये लैब टेस्ट सारे अल्लाह ताला, ये भी नेचुरल है और इस्लाम की रूह से हमारी जिम्मेदारी है कि इनको सही टाइम पर इस्तेमाल करें। बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक डॉक्टर शाजिया, थैंक यू सो मच। बिल्कुल आपका पॉइंट भी जिस तरह मैंने अभी पहले भी डिस्कस किया था कि हर एक को देखना है कि जो पूरा एक ये सिस्टम है जी जिसके ऊपर इट्स बेस्ड, नेचुरोपैथी इज आल्सो बेस्ड ऑन अ होल सिस्टम, इट्स नॉट जस्ट अ वन शॉट एंड वन स्मॉल थिंग। एंड जिस तरह एलोपैथी है, होम्योपैथी है एंड एनी अदर वे ऑफ ट्रीटमेंट, वो पूरा एक सिस्टम होता है। तो हर इंसान को देखना है कि उनका लाइफस्टाइल कैसा है। जिस तरह एक डिसिप्लिन को फॉलो करने के लिए आपको अपने ऊपर चेंजेस करने होते हैं, तो हाउ फार कैन यू गो टू डू दैट, ये आपको डिसाइड करना होता है कि आप अपने लाइफस्टाइल में कितने चेंजेस ला सकते हैं, कितनी दूर तक किसी इलाज को लेके जा सकते हैं और कितना उसके ऊपर बर्डन डाल सकते हैं। तो ये थोड़ी सी ओवर टाइम आपकी भी एक इम्यूनिटी लेवल्स और आपकी भी एक पेशेंस लेवल और बिलीफ सिस्टम की बात होती है इन दोनों सिस्टम्स के हवाले से। तो इट्स डेफिनेटली नॉट आइदर और, यू कैन ऑलवेज हैव एन ऑप्शन कि आप जब भी समझें कि ये चीज काम नहीं करी आप स्विच कर जाते हैं, वो चीज काम नहीं करी आप इधर स्विच कर जाते हैं। तो सारी चीजों को सामने रखने का मकसद भी यही होता है कि आप अपने हिसाब से चूज कीजिए जो आपको सही लगता है। और गिवन योर सर्कमस्टांसेस, आपकी सिचुएशन, आपके कॉन्टेक्स्ट और आपकी क्रॉनिक इलनेसेस के हवाले से या इतने अरसे से जो आप ट्राई करते आ रहे हैं, और अगर आपको लगता है कि वो नहीं काम कर रहा, तो फिर आप दूसरों से मशवरा करते हैं कि ऐसी क्या चीज़ है जिनसे आपको बेहतरी आ सके। और डेफिनेटली नेचुरोपैथी इज द बेस्ट फॉर मैनेजमेंट ऑफ योर हेल्थ टू स्टार्ट ऑफ विद। लेकिन उसके बाद भी उनके और भी सिस्टम्स हैं जो वो डॉक्टर साहब के रिसर्च सिस्टम्स हैं जो कि वो कहते हैं कि उनके थ्रू
बहुत सारी चीज़ों का रिवर्सल भी हो सकता है। एंड सेम गोज फॉर एलोपैथी, उसमें भी मैनेजमेंट सिखाई जाती है, बहुत सारी चीज़ों का डॉक्टर्स हमें जो एडवाइस देते हैं, और साथ ही जब कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो ट्रीटमेंट को पहले आहिस्ता आहिस्ता करके उसको भी ख़त्म किया जाता है। तो दोनों एक तरीक़ाकार हैं, और सबके सबके लिए ज़रूरी होता है कि हर चीज़ को अपनी तसल्ली करके जांच पड़ताल करके समझें, और फिर देखें कि वो क्या करना चाहते हैं और डिसीजन मेकिंग करें। और फिर लेकिन सिर्फ ये होता है कि हर सिस्टम को जो भी वो चूज करें पूरा टाइम दें, ताकि वो आपको अमल करके उसका फ़ायदा नतीजा दिखा सके, और इंशाल्लाह आपको फ़ायदा हो सके और फाका हो सके, और आप सेहत की तरफ आ सकें। तो मकसद हम सबका एक ही है जी। जो भी कोशिश कर रहे होते हैं पूरी खुलूस के साथ और पूरी अपनी मेहनत के साथ, पूरी रिसर्च के साथ और इल्म के साथ फ़ायदा पहुंचाना ही चाह रहे होते हैं। ये प्रोफेशन ही इतना नोबल प्रोफेशन है कि अल्लाह ताला ने हाथ में इनके शिफा दी होती है, सब डॉक्टर्स के, सब हिकमत वालों के, और सब जो भी इलाज कर रहे होते हैं मुआलिज। तो आप डॉक्टर साहब, सुहेल साहब भी कोई बात करना चाह रहे हैं? जी जी मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शाजिया महमूद की बात को मैं थोड़ा सा कंटिन्यू करना चाहता हूँ, उन्हीं के पैटर्न पर मैं बात करना चाह रहा हूँ कि चूँकि चंद एक क्लिनिक्स पर मैं भी जाता हूँ, तो मेरा भी वहाँ पर ये एक्सपीरियंस है कि वहाँ पर मैट्रिक पास बच्चे या FA पास बच्चे जिन्होंने किसी किस्म का कोई एक्सपीरियंस नहीं लिया होता है मेडिकल का, वो आकूपंचर का काम कर रहे होते हैं। अभी आकूपंचर क्या काम है, मुझे तो इसका खास काम नहीं है, लेकिन मैंने उनको जब ये करते हुए देखा तो मैं बड़ा खौफजदा हो गया कि क्या आप ये जो पंच लगा रहे हैं तो क्या ये किसी वेन को डैमेज नहीं कर देगा, ये किसी आर्टरी को डैमेज नहीं कर देगा। तो उनको इस बात से कोई सरोकार नहीं, उन्होंने अपना कुछ कमाना है, कुछ काम करना है, वो बस बगैर किसी तहकीक के या बगैर किसी ट्रेनिंग के आकूपंचर का काम किए जा रहे हैं। तो इस तरीके से जो हमारे यहाँ हमारे माशरे के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर क्वैक्स जब डेवलप हो जाते हैं तो हमें बहुत खौफजदा हो जाते हैं कि ऐसे जगहों पर हम अपने बच्चों को लेकर जाएं, अपने बुजुर्गों को लेकर जाएं, तो क्वैक्स के पास भी यही सिचुएशन हो जाती है, तो हम परेशान हो जाते हैं। तो ये चीज़ मेरे जहन के अंदर आई है कि इस मौके के ऊपर ये चीज़ भी हाईलाइट की जाए कि जो ऑथेंटिक डॉक्टर्स हैं उनसे हम अपना ट्रीटमेंट करवाएं, उनके पास जाएं, और उन तमाम बाकी बिल्कुल चीज़ों से हम जो है वो अपने आप को, हमारा हर चीज़ जो है वो बचती है, हमारे पैसे बचते हैं, हमारा टाइम बचता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है मैं ये कहना चाह रहा था, लेकिन बस अपने मुख्तसर ये बात में यही बात करना चाह रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल जी, हमारा जो डिस्कशन इंशाल्लाह ये जारी रहेगी जी। तरीक़ाकार के हवाले से आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन हर सिस्टम को पूरी तरह से अपनी तसल्ली से समझिए, और अपने जो मामलात हैं उनके कॉन्टेक्स्ट के साथ पूरी रिसर्च करके, राब्ता करके, डिस्कशन करके डॉक्टर साहब के साथ आप अपना इलाज करवाइए। तो इंशाल्लाह और उसको टाइम दीजिए, क्योंकि जो जो भी इलाज नया होता है उसको भी टाइम लगता है। तो फर्क आने में, रिजल्ट्स आने में थोड़ा वक्त लगता है, कई दफ़ा बहुत जल्दी भी हो जाते हैं, अगर आप ही के आपको फौरन ही सूट कर जाए कोई इलाज, तो ये अगेन आपकी बॉडी ही बता देती है कि उसको क्या सूट कर रहा होता है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आप सबको आज का सेशन बहुत पसंद आया होगा, और डॉक्टर इश्तियाक साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया और अपनी जो मालूमात शेयर की हैं उनसे हम इंशाल्लाह ज़रूर सब इफ़ादा करेंगे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी आपको दावत देंगे कि आप आके हमारे साथ और शेयर करें बातें। और हमारे जो मेंबर्स हैं उन्होंने आपका कांटेक्ट लिया है, तो वो आपसे राब्ता करेंगे, तो वो फिर पर्सनल लेवल पे आपसे डिस्कस करके अपने इलाज के हवाले से बातचीत करेंगे। जी आप सब मेंबर्स का भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का, और अपनी राय और अपने कमेंट्स और अपने क्वेश्चंस का से आगाह करने का। बहुत शुक्रिया जी। आज का सेशन एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज।